दोस्तों, आप सुन रहे हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने शर्लक होम्स की एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। उस कहानी का नाम है नाचती हुई आकृतियों का रहस्य। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की कहानी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाचती हुई आकृतियों का रहस्य। होम्स कुछ घंटों से चुपचाप बैठा था। उसकी पतली लंबी कमर उस बर्तन पर झुकी हुई थी जिसमें वो कोई बदबूदार रसायन तैयार कर रहा था। उसका चेहरा छाती की तरफ झुका हुआ था। उस वक्त मुझे वो धूसर पंखों और काली कलगी वाले एक अजीब से बड़े पक्षी जैसा दिखाई दे रहा था। तो वॉटसन, उसने अचानक कहा, तुम दक्षिण अफ्रीकी सिक्योरिटीज में निवेश नहीं करना चाहते हो? मैंने उसे हैरानी से देखा। हालांकि मैं होम्स की हैरत अंगेज क्षमताओं से परिचित था, लेकिन मेरे एकदम आंतरिक विचारों का उसे यूं पता चल जाना मेरे लिए हैरानजनक बात थी। हे भगवान, तुम्हें इसका पता कैसे चला? मैंने पूछा। उसने अपने स्टूल को मेरी तरफ घुमाया। उसके हाथ में एक परख नली थी जिससे भाप निकल रही थी और उसकी गहरी आंखों में एक चमक थी। वॉटसन, तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत ताज्जुब हुआ, उसने कहा। यकीनन। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को एक कागज पर लिखकर सिग्नेचर कर दो। पर क्यों? क्योंकि 5 मिनट बाद तुम कहोगे कि ये तो बड़ा आसान था। नहीं, भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तो देखो माय डियर वॉटसन, उसने अपनी परख नली एक रैक में रखी और इस तरह बोलना शुरू किया जैसे कोई प्रोफेसर अपनी क्लास में लेक्चर दे रहा हो। नतीजों की चेन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। सब नतीजे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर ऐसा करने के बाद बीच की सारी बातें हटाकर लिसनर्स को सिर्फ शुरुआत और अंतिम नतीजा बता दिया जाए तो कोई भी आदमी अपना बड़ा चमत्कारी इम्प्रेशन डाल सकता है। अब इसी बात को लो। तुम्हारी बाईं तर्जनी और अंगूठे के बीच के खांचे का निरीक्षण करने के बाद यह बताना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि तुम अपनी छोटी सी पूंजी को सोने की खदानों में निवेश करने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे इसमें कोई तुक नहीं लगता। हाँ, बहुत पॉसिबल है कि ना लगती हो। अब मैं तुम्हें फटाफट एक रिलेशन दिखाता हूँ। देखो, ये है चेन के बीच के तार। कल रात जब तुम क्लब से लौटे थे तब तुम्हारी बाईं तर्जनी और अंगूठे के बीच चौक था। चौक तुम्हारी उंगली में तब लगा था जब तुमने बिलियर्ड्स खेलते वक्त छड़ी की नोक पर उसका इस्तेमाल किया था। तुम थर्स्टन के सिवा और किसी के साथ बिलियर्ड नहीं खेलते हो। तुमने 4 हफ्ते पहले कहा था कि थर्स्टन के पास किसी दक्षिण अफ्रीकी प्रॉपर्टी का प्रपोजल है जो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा और वो चाहता था कि तुम उसमें उसके साथ निवेश करो। तुम्हारी चेकबुक मेरी दराज में बंद है और तुमने उसकी चाबी नहीं मांगी। इसका मतलब है कि तुम इस तरह से अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहते हो। हद तेरी की, कितना आसान है ये। बेशक, उसने चिढ़ाने वाले ढंग से कहा। किसी भी गुत्थी को जब सुलझा लिया जाता है तो वह बहुत बचकानी लगने लगती है। चलो अब एक बिना सुलझी गुत्थी लो, देखते हैं तुम इससे क्या समझते हो मेरे प्यारे दोस्त। उसने कागज को मेज पर उछाला और फिर अपने रासायनिक विश्लेषण में बिजी हो गया। मैं उस कागज पर बनी अजीब सी चित्रलिपि को देखता रह गया। अरे होम्स, ये तो किसी बच्चे की चित्रकारी है, मैं चिल्लाया। ये तुम्हारी सोच है। और क्या हो सकती है ये तुम्हारी सोच है। और क्या हो सकती है ये? यही बात तो नॉरफॉक के राइडिंग थोर्प मोनोर के मिस्टर हिल्टन क्यूबिक जानने को बेताब हैं। ये छोटी सी पहेली पहली डाक से आई है और वो इसके पीछे पीछे अगली ट्रेन से आ रहे हैं। वॉटसन, देखो, दरवाजे की घंटी बजी है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर दरवाजे पर वही हों। सीढ़ियों पर किसी के धम धम चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी और उसके फौरन बाद एक लंबा सुर्ख सफाचट दाढ़ी वाला आदमी दाखिल हुआ जिसकी साफ आंखों और गुलाबी गालों से पता चलता था
कि वो बेकर स्ट्रीट के प्रदूषण से काफ़ी दूर जिंदगी बिता रहा है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, लगा जैसे उसके साथ पूर्वी तट की ताज़ी हवा का झोंका भी आया हो। हमसे हाथ मिलाने के बाद वो बैठने ही वाला था कि उसकी नज़र उस विचित्र सी पेंटिंग वाले कागज़ पर ठहर गई जिसे मैंने अभी देखा था और मेज़ पर ही छोड़ दिया था। तो मिस्टर होम्स, आप इससे क्या समझे? उसने पूछा। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको अजीब से रहस्यों में बड़ी दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि आपको इससे ज़्यादा अजीब कुछ और नहीं लगेगा। मैंने ये कागज़ इसलिए पहले भेज दिया था कि मेरे यहाँ आने से पहले आप इसे पढ़ सकें। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, होम्स ने कहा। पहली नज़र में तो ये कोई बचकाना शरारत लगती है। इस कागज़ पर कई अजीब सी नाचती हुई छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इतने भद्दे काम को आप इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मैं तो कभी नहीं देता मिस्टर होम्स, लेकिन मेरी बीवी दे रही है। उसे इससे मौत का डर लग रहा है। ऐसे वो कुछ कहती नहीं है, पर मुझे उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। इसलिए मैं इस मामले की तह तक जाकर देखना चाहता हूँ। होम्स ने कागज़ को इस तरह पकड़ा कि उस पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से पड़े। ये किसी नोटबुक से फाड़ा हुआ पन्ना था। उस पर पेंसिल से कुछ आकृतियां बनाई गई थीं। होम्स ने उसे कुछ वक्त तक देखा, फिर सावधानी से मोड़कर अपनी पॉकेट बुक में रख लिया। ये बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग केस लगता है, उसने कहा। मिस्टर हिल्टन क्यूबिक, आपने अपने लेटर में कुछ विवरण मुझे दिए हैं, पर अच्छा रहेगा अगर आप सारे विवरण को मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन के लिए फिर से दोहरा दें। मैं कहानी सुनाने में अच्छा नहीं हूँ, हमारे मेहमान ने अपने मजबूत हाथों को खोलते बंद करते हुए कहा। अगर कोई बात साफ ना हो तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं अपनी बात पिछली साल हुई अपनी शादी से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मेरे ख़ानदान के लोग पिछली 5 शताब्दियों से राइडिंग थोर्प में रह रहे हैं और नॉरफॉक काउंटी में हमसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला परिवार और कोई नहीं। पिछले साल मैं रजत जयंती के सिलसिले में लंदन आया था और रसेल स्क्वायर के एक बोर्डिंग हाउस में ठहरा था, जहां हमारे इलाके के पादरी भी ठहरे हुए थे। वहां एक जवान अमेरिकन लेडी थी। उसका नाम पैट्रिक था, एलसी पैट्रिक। किसी तरह से हम दोस्त बन गए थे और हुआ यूं कि 1 महीना पूरा होने से पहले ही मैं उसके प्यार में डूब चुका था। हमने रजिस्ट्री ऑफिस जाकर बिना शोर शराबे के शादी कर ली और एक विवाहित जोड़े की तरह नॉरफॉक वापस आ गए। आप इसे पागलपन ही समझेंगे मिस्टर होम्स कि एक इतने अच्छे खानदान का लड़का उस लड़की से शादी करे जिसके घराने के बारे में भी कुछ ना मालूम हो। लेकिन अगर आप उसे देखेंगे और उसे जानेंगे तो आपको उसको समझने में मदद मिलेगी। वो हमारे संबंधों के बारे में एकदम ईमानदार थी। उसने मुझे इस संबंध से बाहर निकलने का हर मौका दिया था अगर मेरी इच्छा होती तो। उसने मुझसे कहा था, मैंने अपने जीवन में कुछ बड़ी नासमझी भरे रिश्ते रखे हैं। मैं उन सब के बारे में भूल जाना चाहती हूँ। मैं उन बीते दिनों का उल्लेख भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बड़े दर्दनाक हैं। अगर तुम मुझे अपने साथ ले रहे हो हिल्टन, तो तुम एक ऐसी औरत को साथ ले रहे हो जिसने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उसे शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन तुम्हें इस बारे में बस मेरे शब्दों पर भरोसा करना पड़ेगा और मेरे तब तक के इतिहास के बारे में मुझे चुप रहने दोगे जब से मैं तुम्हारी हुई। अगर तुम्हें ये शर्तें मुश्किल लगती हों तो नॉरफॉक चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसने ये वर्ड हमारी शादी से एक दिन पहले कहे थे। मैंने उससे कहा था कि मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैंने आज तक अपने शब्दों को निभाया है। खैर, अब हमारी शादी को 1 साल हो गया है और इस दौरान हम बड़े खुश रहे। लेकिन लगभग 1 महीने पहले, जून महीने के आखिर में, पहली बार मुझे कुछ परेशानी के निशान दिखाई दिए। एक दिन मेरी पत्नी को अमेरिका से लेटर मिला। उस पर मैंने अमेरिकी मोहर देखी थी। वो उसे देखकर सफ़ेद पड़ गई थी। उसने लेटर पढ़ा और आग के हवाले कर दिया। उसने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया और मैंने भी उससे नहीं पूछा। वचन जो दे रखा था। लेकिन उसके बाद वो कभी चैन से नहीं रही। उसके चेहरे पर हर वक्त एक डर सा रहता था, एक ऐसा एहसास कि जैसे वो किसी इंतज़ार में है, किसी की उम्मीद कर रही है। अच्छा होता अगर वो मुझ पर भरोसा करती तो मुझे वो अपना सबसे बेहतर दोस्त पाती।
जब तक वो खुद इस मुद्दे पर बात न करे मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकता था। ये जान लीजिए मिस्टर होम्स कि वो एक ईमानदार औरत है। उसकी पिछली जिंदगी में जो भी हुआ होगा उसकी वजह वो खुद नहीं होगी। मैं नॉरफॉक का एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन पूरे इंग्लैंड में अपने परिवार के सम्मान को मुझसे ज़्यादा अहमियत कोई और नहीं देता होगा। ये उसे भी पता है, बल्कि उसे ये मुझसे शादी करने से पहले से ही पता है। वो इस पर कोई धब्बा नहीं लगने देगी, इतना विश्वास तो है मुझे। अब मैं अपनी कहानी के उस अजीब हिस्से की तरफ आता हूँ। लगभग एक हफ्ते पहले, वो पिछले हफ्ते का मंगलवार था, मुझे अपनी खिड़की के किनारे पर वैसी ही नाचती हुई आकृतियां बनी मिली जैसी इस कागज़ पर बनी हैं। उन्हें चौक से बनाया गया था। मुझे लगा कि वो अस्तबल वाले लड़के ने बनाई होंगी, लेकिन उस लड़के ने कसम खाकर कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे भी वो वहाँ रात में बनी थी। मैंने उन्हें धुलवाकर साफ करवा दिया और अपनी बीवी को इस बारे में बाद में बताया। मुझे इस पर बड़ी हैरानी हुई कि मेरी पत्नी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और मुझसे अनुरोध किया कि आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसे देखने दूं। एक हफ्ता तक कुछ नहीं हुआ और फिर कल सुबह मुझे ये कागज़ बाग में सूर्य घड़ी पर पड़ा मिला। इसे मैंने एल्सी को दिखाया और वो इसे देखते ही बेहोश हो गई। तब से वो एक ऐसी औरत में बदल गई है जो गफलत में रहती हो। उसकी आंखों में हमेशा एक खौफ सा रहता है। तब मैंने आपको लेटर लिखा और ये कागज़ भेजा। ये बात ऐसी है कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे। उनकी बजाय आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना है। मैं कोई रईस आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी प्यारी बीवी को किसी भी किस्म का खतरा होगा तो उसे बचाने के लिए मैं अपना आखिरी रुपया तक खर्च कर दूंगा। इंग्लैंड की मिट्टी से बना वो एक बढ़िया इंसान था, सीधा, सच्चा और विनम्र। उसकी आंखें नीली और चेहरा मजबूत चौड़ा था। अपनी पत्नी के लिए उसके प्यार और विश्वास का पता उसे देखकर ही चल जाता था। होम्स ने उसकी कहानी को एकदम ध्यान से सुना और उसके बाद वो कुछ देर के लिए शांत बैठा सोचता रहा। आपको नहीं लगता मिस्टर क्यूबिक, आखिरकार उसने बोलना शुरू किया, आपके लिए बेहतर उपाय यही रहेगा कि आप अपनी बीवी से सीधे अनुरोध करें और उससे कहें कि वो अपने राज को आपके साथ शेयर करे। हिल्टन ने असहमति में अपना बड़ा सा सिर हिलाया। वचन वचन होता है मिस्टर होम्स। अगर एल्सी को बताना होता तो वो मुझे पहले ही बता चुकी होती। अगर नहीं बताना चाहती है तो मैं उसे मजबूर नहीं करूँगा, पर मैं खुद तो कोई कदम उठा सकता हूँ और मैं वो ज़रूर करूँगा। चलिए, फिर मैं पूरे मन से आपकी मदद करूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपने अड़ोस पड़ोस में किसी अजनबी या अजनबियों के आने की कोई बात सुनी है? नहीं। मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी शांत इलाका है। किसी भी नए चेहरे के वहाँ देखने पर कानाफूसी ज़रूर होती होगी। एकदम करीब पड़ोस में कोई दिखे तो ज़रूर होती है, पर हाँ एक बात है, वहाँ से कुछ दूर कुछ छोटी छोटी सिंचाई वाली जगह हैं। उन जगहों पर किसान बाहरी लोगों को ठहराते हैं। इन रेखा चित्रों का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर है। अगर ये बस यूं ही बनाए गए हैं तो इनका अर्थ निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके उलट अगर ये सोच समझ कर बनाए गए हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इसका पता लगा कर ही छोड़ेंगे। पर यह वाला नमूना इतना छोटा है कि इसके आधार पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। साथ ही आपने जो जानकारी मुझे दी है वो भी कोई खासी पक्की नहीं है। उसके आधार पर कोई भी पड़ताल करना मुमकिन नहीं है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप नॉरफॉक वापस लौट जाएं और वहां सावधानी से निगाह रखें, और अगर कोई नाचते हुए आदमियों का रेखा चित्र मिले तो उसकी एकदम हूबहू प्रतिलिपि तैयार कर लें। बड़े खेत की बात है कि हमारे पास खिड़की पर चौक से बनी आकृतियों की कॉपी नहीं है। चुपचाप ये भी पता लगाने की कोशिश करना कि आपके आसपास कोई अजनबी तो नहीं है। जब आपको कोई नया सुराग मिल जाए तो मेरे पास वापस आइएगा। फिलहाल तो यही सलाह मैं आपको दे सकता हूँ मिस्टर हिल्टन क्यूबिक। अगर कुछ ज़बरदस्त सुराग मिलेंगे तो मैं फ़ौरन बिना देर किए नॉरफॉक आने के लिए भी तैयार हूँ। इस मुलाकात ने शेरलॉक होम्स को सोचने के लिए काफ़ी कुछ दे दिया था, और मैंने उसके बाद कई दिनों तक उसे दिन में कई बार अपनी नोटबुक में से उस कागज़ को निकालकर उस पर बनी उन अजीब सी आकृतियों को देर तक घूरते हुए पाया था। हालांकि उसने अपने आप इस बात का जिक्र मुझसे कभी नहीं किया था। लगभग 15 दिन के बाद जब मैं कहीं बाहर जा रहा था
तो उसने मुझे वापस बुलाया। बेहतर होगा कि तुम यहाँ रुको वॉटसन। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह मिस्टर हिल्टन क्यूबिक का तार मिला है। तुम्हें वो नाश्ते आदमियों वाला हिल्टन क्यूबिक याद है ना? वो 1:20 पर लिवरपूल पहुंचने वाला था। अब वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। मुझे उसके तार से पता चला है कि उसके पास कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हमें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हमारा नॉरफॉक वाला मेहमान स्टेशन से उतनी जल्दी आ गया जितनी जल्दी घोड़ा गाड़ी उसे ला सकती थी। वो बड़ा थका हुआ और परेशान दिख रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता मिस्टर होम्स, उसने परेशानी की हालत में आराम कुर्सी पर लुढ़कते हुए कहा। वैसे ही ये जानना बहुत बुरा होता है कि कोई बुरी नीयत से आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जब आपको ये पता चले कि ये बात आपकी बीवी को आपकी आंखों के सामने अंदर ही अंदर मार रही है तो और भी बुरा होता है। आपकी पत्नी ने अभी तक आपसे कुछ कहा? नहीं मिस्टर होम्स, अभी तक नहीं। पर हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि वो बेचारी कुछ कहना चाहती है पर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मैंने उसे कुछ कहने के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है मेरी कोशिश से वो उल्टा और घबरा गई। उसने मेरे खानदान, उस काउंटी में हमारी इज्जत की बात की, लेकिन असली मुद्दे तक पहुंचने से पहले ही बात खत्म हो गई। आपने खुद कुछ पता किया? बहुत कुछ मिस्टर होम्स। मेरे पास कई नाचते हुए आदमियों की आकृतियां हैं आपके देखने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस आदमी को देखा है। कौन? वो आदमी जो इन्हें बनाता है? हाँ, मैंने उसे ये काम करते देखा है, लेकिन मैं आपको सब कुछ सिलसिलेवार बताना चाहता हूँ। जब मैं आपसे मिलकर वापस गया तो दूसरे दिन सुबह जो चीज़ मैंने सबसे पहले देखी वो थी नाचते हुए आदमियों की नई आकृतियाँ। वो आकृतियाँ औजार रखने के कमरे के लकड़े के दरवाजे पर चौक से बनाई गई थीं। ये कमरा लॉन के पास है और खिड़की से साफ दिखाई देता है। मैंने उसकी हूबहू कॉपी की है और ये रही उसकी कॉपी। उसने एक कागज़ खोला और मेज़ पर फैला दिया। बेहतरीन, होम्स ने कहा। बेहतरीन, अपनी बात जारी रखें। जब मैंने इनको कॉपी कर लिया तो मैंने उन निशानों को मिटा दिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर सुबह नई आकृतियां वहां थीं। मैंने उन्हें भी कॉपी कर लिया। उनकी कॉपी ये रही। होम्स ने अपने हाथों को रगड़ा और खुशी से मुस्कुराया। धीरे धीरे हमारा माल इकट्ठा हो रहा है, उसने कहा। 3 दिनों के बाद एक कागज पर एक संदेश लिखकर उसे सूरघड़ी पर एक पत्थर के नीचे रखकर छोड़ दिया गया। ये रहा वो। आप देखेंगे कि इसके निशान भी पिछले वाले जैसे ही हैं। उसके बाद मैंने उसका इंतज़ार करना तय किया, इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और अपनी बैठक में बैठ गया, जो कि लॉन और बाग के सामने थी। रात के करीब 2 बजे जब मैं अपनी खिड़की में बैठा हुआ था, तब चारों तरफ अंधेरा था, सिवाय चांद की रोशनी के। तभी मैंने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। वो मेरी बीवी थी, ड्रेसिंग गाउन में। उसने मुझे बिस्तर पर चलने को कहा। मैंने उससे साफ साफ कह दिया, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये परेशान करने वाली हरकतें कौन कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि ये तो शायद कोई मजाक कर रहा है और हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ये सब आपको वाकई परेशान कर रहा है हिल्टन, तो चलो हम कहीं घूमने चले जाएं, तुम और मैं, ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिले। यानी एक जोकर की वजह से हम खुद अपना घर छोड़कर चले जाएं? मैंने कहा, पर क्यों? पूरी काउंटी हम पर हंसेगी। अच्छा चलो अभी चलकर सो जाओ, उसने कहा। हम इस पर सुबह बात कर सकते हैं। जब वो मुझसे बात कर रही थी, अचानक मैंने चांदनी में देखा कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा है और उसके हाथ ने मेरा कंधा मजबूती से पकड़ लिया था। औजार वाले कमरे की परछाई में कुछ हिल रहा था। मैंने काली आकृति को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा, जो किनारे तक रेंगती हुई आगे और दरवाजे के सामने बैठ गई। अपनी पिस्तौल उठाकर मैं बाहर भाग ही रहा था कि मेरी बीवी ने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। मैंने उसे अलग करना चाहा, पर वो मुझे बुरी तरह से जकड़े हुए थी। आखिरकार मैंने खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद किया, लेकिन जब तक मैं दरवाज़ा खोलकर उस कमरे तक पहुंचा, वो प्राणी गायब हो चुका था। फिर भी वो अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ गया था, क्योंकि दरवाजे पर नाचते हुए आदमियों की वही लाइन बनी हुई थी
जो पहले भी 2 बार मिल चुकी थी और जिन्हें मैंने कागज़ पर कॉपी कर लिया था। उनके अलावा उसका कोई निशान वहाँ नहीं था। हालांकि मैंने पूरा मैदान छान मारा था, लेकिन उसके बाद भी ताज्जुब की बात यह है कि वो वहीं कहीं छुपा रहा होगा, क्योंकि मैंने सुबह उस लाइन के नीचे कुछ और चित्र देखे जो मैंने कल रात देखी थी। क्या आपके पास वो ड्राइंग है? हाँ, ये बहुत कम है, पर मैंने इसे भी कॉपी कर लिया। ये रही। उसने कागज़ फिर से निकाला। नया डिज़ाइन इस तरह था। एक बात बताइए, होम्स ने कहा। उस वक्त मैं आपकी आंखों में गहरी उत्सुकता की चमक देख रहा था। ये आकृतियां केवल पहले की आकृतियों में जोड़ी हुई थीं या फिर एकदम अलग से बनाई गई थीं? ये दरवाजे के दूसरे हिस्से पर थीं। बढ़िया, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे मुझे एक उम्मीद जगी है। अब मिस्टर हिल्टन क्यूबिक, आप अपना रोचक बयान जारी रखें। मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है मिस्टर होम्स, लेकिन अपनी बीवी पर उस रात मुझे बहुत गुस्सा था। अगर वो मुझे पकड़ ना लेती तो शायद मैं उस कमीने को धर दबोचता। उसने कहा कि उसे डर था कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचे। एक बार को मुझे लगा कि शायद उसे सही में मेरे लिए डर लग रहा होगा कि वो आदमी मुझ पर हमला न कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई शक नहीं था कि वो उस आदमी को और इन अजीब संकेतों के अर्थ को जानती है। मिस्टर होम्स, मेरी बीवी की आंखों में एक ऐसा असर है और उसकी आवाज़ में एक ऐसा लहजा जिसकी वजह से कोई शक पैदा ही नहीं होता। इसलिए मुझे लगा कि सच में उसके मन में मेरी सुरक्षा का ही ख्याल था। ये था सारा मामला। अब मुझे आपकी सलाह चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अपना मन तो ये कहता है कि अपने आधा दर्जन आदमियों को झाड़ी में छुपा दूं और जब वो शैतान आए तो उसे इतना मारे कि वो हमें हमेशा के लिए शांति से रहने के लिए छोड़ जाए। मुझे लगता है ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, होम्स ने कहा। आप लंदन कितने वक्त तक रुक सकते हैं? मुझे आज ही जाना होगा। मैं अपनी बीवी को पूरी रात अकेला नहीं छोड़ सकता। वो बड़ी नर्वस है और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं वापस लौट आऊं। मुझे मानना पड़ेगा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप रुक सकते तो शायद मैं आपके साथ 1-2 दिन में चल सकता था। चलिए फ़िलहाल ये सारे कागज़ मेरे पास छोड़ जाइए। मैं समझता हूँ कि शायद मैं जल्द ही आपके पास आऊँ और आपके मामले पर कुछ रोशनी डालूँ। हमारे मेहमान के जाने तक शर्लक होम्स ने अपना पेशेवराना रवैया बनाए रखा। हालांकि मेरे लिए पता लगाना मुश्किल नहीं था कि इस मामले को लेकर कितना उत्साहित था। जैसे ही वो सिल्टन क्यूबिक की चौड़ी पीठ हमारे दरवाजे से गायब हुई, मेरा साथी लगभग दौड़ता हुआ मेज तक गया और नाचते हुए आदमियों की आकृतियों वाले सारे कागज मेज पर फैलाकर बड़ी बारीकी से उनका अध्ययन करने लगा। मैं लगभग 2 घंटे तक उसे एक एक कागज का निरीक्षण करते देखता रहा। वो अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि मेरी मौजूदगी के बारे में वो पूरी तरह भूल गया था। अपने काम में कभी उसे कुछ सफलता मिलती लगती तो फिर वो सीटी बजाने और गाने लगता था। कभी वो लज जाता था तो काफ़ी देर तक अपनी भौहें चढ़ाए खाली आंखें लिए बैठा रहता था। आखिरकार वो अपनी कुर्सी से उठा तो उसकी आवाज़ में संतोष की झलक थी। वो अपने हाथों को रगड़ते हुए कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसके बाद उसने टेलीग्राम के फॉर्म पर एक लंबा संदेश लिखा। अगर इस तार का जवाब मेरी उम्मीद के मुताबिक रहा तो वॉटसन, तो तुम्हें अपने संग्रह में जोड़ने के लिए एक बड़ा उम्दा केस मिलेगा। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि शायद हम कल नॉरफॉक जाएं और शायद हम अपने साथ अपने उस दोस्त के लिए उसकी परेशानी के हल के लिए कुछ पक्की जानकारी लेकर जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि मैं उत्सुकता से भर गया था, पर मुझे ये भी पता था कि होम्स किसी भी बात का खुलासा अपने हिसाब से और अपने तरीके से ही करता था। इसलिए मैंने तब तक इंतज़ार करना ठीक समझा जब वो खुद इसके बारे में मुझे बताएगा। जवाबी तार आने में देर हो गई। 2 दिन बड़ी बेचैनी में बीते। जब भी दरवाजे की घंटी बजती, होम्स के कान खड़े हो जाते। दूसरे दिन की शाम को हिल्टन क्यूबिक की तरफ से एक पत्र मिला। उसकी तरफ बाकी सब ठीक था, बस उस लंबी लिखावट को छोड़कर जो सूर्य घड़ी के खंभे पर सुबह मिली थी। उसने उसकी एक कॉपी लगाई थी जो इस तरह थी। होम्स ने झुककर कुछ मिनटों तक उस आकृतियों को ध्यान से देखा और फिर अचानक हैरानी और व्याकुलता से अपने पैरों पर उछल सा गया। उसका चेहरा उत्सुकता से भर गया। हमने इस मामले में बहुत ढील दे दी, उसने कहा।
क्या नॉर्थ वॉशम के लिए आज रात कोई ट्रेन है? मैंने टाइम टेबल देखा। आखिरी गाड़ी भी जा चुकी थी। तब हम सुबह जल्दी नाश्ता करेंगे और सुबह की सबसे पहली गाड़ी पकड़ेंगे, होम्स ने कहा। वहाँ हमारी फ़ौरन ज़रूरत है। ओह, ये रहा वो टेलीग्राम जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। 1 मिनट मिसेज हडसन, शायद कोई जवाब देना हो। नहीं, ये हमारी उम्मीद के मुताबिक ही है। इस तार से तो ये बात साफ हो गई है कि इस मामले में क्या हालात हैं। हिल्टन क्यूबिक को ये बताने के लिए हमें ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक जाल है जिसमें हमारा नॉरफॉक वाला साथी फंस गया है। तो सच में ये साबित हो गया कि जो कहानी मुझे बड़ी बचकानी सी लगती थी वो बड़े ख़तरनाक अंजाम वाली थी। इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिससे राइडिंग थोर्प मनोर का नाम कुछ दिनों के लिए पूरे इंग्लैंड में चर्चित हो गया था। हमने नॉर्थ वॉशम के स्टेशन पर उतरकर अपने गंतव्य के बारे में पूछा ही था कि स्टेशन मास्टर लपकता हुआ आया। मुझे लगता है कि लंदन से आए हुए जासूस आप लोग ही हैं, उसने कहा। होम्स के चेहरे पर थोड़ी सी नाराज़गी दिखी। आपको ऐसा कैसे लगा? क्योंकि नॉर्वुच का इंस्पेक्टर मार्टिन अभी अभी यहाँ से होकर गया है। पर अगर आप लोग डॉक्टर हैं तो वो अभी तक मरी नहीं है। आखिरी जानकारी तो यही है। आप लोग शायद उसे बचा लेंगे, हालांकि ये उसे फांसी के लिए बचाना ही होगा। उत्सुकता से होम्स की भौहें तन गईं। हम राइडिंग थॉर्प मनोर जा रहे हैं, उसने कहा। लेकिन वहाँ क्या हुआ है इसकी हमें कोई खबर नहीं। बड़ा बुरा हुआ है, स्टेशन मास्टर ने कहा। उन दोनों को गोली मार दी गई, मिस्टर हिल्टन क्यूबिक और उनकी बीवी को। उनकी बीवी ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। नौकरों ने ऐसा ही बताया। वो मर गए और उनकी बीवी की ज़िंदगी खतरे में है। ये मेरे भगवान, उस नॉरफॉक काउंटी के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित परिवार के साथ ये जुल्म। बिना देर किए होम्स घोड़ा गाड़ी की तरफ लपका। 7 मील के उस रास्ते में उसने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। मैंने उसे शायद कभी इतना निराश नहीं देखा था। कस्बे से लेकर अपनी यात्रा में वो पूरी तरह बेचैन रहा था। और मैंने ये नोट किया कि हालांकि उसने सुबह के अखबारों को बड़ी उत्सुकता के साथ पलटा था, मगर अब जिस बात का उसे डर लग रहा था उसके सच होने की खबर ने उसे हिला दिया था। वो अपनी सीट पर लुढ़क गया और उदासी भरे ख्यालों में खो गया। हम एक बेहद खूबसूरत ग्रामीण इलाके से गुजर रहे थे जहां हर कुछ दूरी पर नई सभ्यता के मकान थे और हर कुछ दूर पर खड़े चर्च उस पुराने पूर्वी एंग्लिया इलाके की समृद्धि का बखान कर रहे थे। आखिरकार नॉरफॉक के समुद्री किनारे की हरी रेखा दिखाई देने लगी। गाड़ीवान ने अपना चाबुक उठाकर ईंट और लकड़ी के बने 2 पुराने मकान के किनारों की तरफ संकेत किया जो पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहे थे। वो रहा राइडिंग थोर्प मनोर, उसने कहा। जब हम उस घर के सामने के द्वार के पोर्टिको पर पहुंच रहे थे तब मैंने उसके सामने एक टेनिस लॉन के अलावा औजार रखने वाला कमरा और अपने खंबे पर खड़ी सूर्य घड़ी को देखा जिनसे हमारा अजीब सा जुड़ाव पहले से ही हो गया था। एक सूटेड बूटेड आदमी हमारे सामने ही एक घोड़ा गाड़ी से जल्दी से उतरा। उसने अपना परिचय नॉरफॉक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मार्टिन के रूप में दिया। जब उसने मेरे साथी का नाम सुना तो बड़े ताज्जुब में पड़ गया। क्या बात है मिस्टर होम्स, ये अपराध तो अभी रात में 3 बजे हुआ है। इसके बारे में आपको लंदन में कैसे पता चला और आप कैसे इतनी जल्दी पहुंच गए? मुझे इसका अंदाज़ा हो गया था और मैं इसे ना होने देने के मकसद से यहाँ आया था। तब तो ज़रूर आपके पास कुछ ज़रूरी सुराग होंगे जो हमें पता नहीं है। वैसे ये दोनों बड़े अच्छे पति पत्नी कहे जाते थे। मेरे पास तो सिर्फ नाचते हुए आदमियों वाला सुराग है, होम्स ने कहा। मैं इस मामले को बाद में साफ करूंगा, चूँकि अब तो जो होना था सो हो गया। मैं चाहता हूं कि जो भी जानकारियां मेरे पास हैं उनका इस्तेमाल इन दोनों को न्याय दिलाने में किया जाए। क्या आप मुझे अपनी जांच में शामिल करेंगे या आप चाहेंगे कि मैं अलग से जांच करूं? अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मुझे इस पर गर्व होगा मिस्टर होम्स, इंस्पेक्टर ने ईमानदारी से कहा। फिर तो मैं फ़ौरन जो भी सुराग आपके पास हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा और मकान की जांच करना चाहूँगा ताकि मामले में देर ना हो। इंस्पेक्टर मार्टिन ने समझदारी दिखाते हुए मेरे दोस्त को अपने हिसाब से जांच करने दी और ख़ुद का काम जांच के परिणामों को नोट करने तक ही सीमित रखा। उस कस्बे का सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा सर्जन श्रीमती हिल्टन क्यूबिक के कमरे से नीचे आया और उसने कहा,
उनकी चोटें गंभीर तो हैं, पर ऐसी नहीं हैं कि उनकी जान को खतरा हो। गोली उनके दिमाग के अगले हिस्से से निकली है। उन्हें होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने खुद अपने आप को गोली मारी या किसी और ने उन पर गोली चलाई, वो निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सका। पर एक बात निश्चित थी कि गोली बहुत पास से चलाई गई थी। कमरे में एक ही पिस्तौल पाई गई थी जिसकी दोनों नलियों से गोली चली थी। श्रीमान हिल्टन क्यूबिक के सीने में गोली लगी थी। ये भी माना जा सकता था कि उन्होंने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को मार ली, या फिर उनकी पत्नी ने ही ये अपराध किया हो, क्योंकि पिस्तौल उन दोनों के बीच ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।